Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of September 2025. 27 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ लाइक अगर आप नहीं करेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाएगा और हमारी जो पूरी मेहनत है, जो हमारा पूरा जो एफर्ट रहता है, वो पूरा वेस्ट चला जाता है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, लाइक शेयर हाइप जो जो आप कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। इसके अलावा मैंने आप लोग कहा था कि आप लोग हर दिन एक कमेंट एक कमेंट में किया करें। जो भी आपका उस दिन का पढ़ा कोट हो या 2 दिन पहले आपने पढ़ा हो, या सर्च करके आप कोट करें, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे आपके कोट्स का नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी वोकैब तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी और दूसरों की इंप्रूव होगी जो आप लोग को देखेंगे। तो कल का जो कोट मुझे सबसे अच्छा लगा और जिसको मैंने रिप्लाई भी किया था, वो आव्या शर्मा का आई थिंक कोट है। यहाँ पे देखो, इफ़ यू वांट सक्सेस फॉरगेट अबाउट एक्सक्यूजेज एंड इफ़ यू वांट एक्सक्यूजेज फॉरगेट अबाउट सक्सेस। वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी गुड कोट, क्योंकि जहाँ सक्सेस होती है वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं होता, और जहाँ एक्सक्यूज़ होता है वहाँ सक्सेस नहीं होती। तो बहुत ही प्यारा ये कोट था। तो कीप डूइंग दैट फ्रॉम योर एंड। आज भी आप लोग आई होप करेंगे, लिखेंगे जो भी आपका फेवरेट कोट हो, हर एक व्यक्ति लिखे, है ना, एंड लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को पहले कुछ सवालों के साथ जो कि इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिए हैं। देखते हैं क्या क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोग को। ओके, ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। इन इंडिया द सुबनसिरी रिवर बेसिन स्प्रेड्स ओवर। सुबनसिरी नदी का बेसिन कौन कौन सी नदियों में जगह स्टेट्स में स्प्रेड होता है? फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है असम, फोर्थ है मेघालय। आपको बताना है कि विच इन इंडिया द सुबनसिरी रिवर बेसिन स्प्रेड्स ओवर। तो इसका ऑप्शंस हैं 1 2 3, 3 4, 2 या 1 3। एक बार फिर से देख लीजिए। द करेक्ट आंसर इज आई थिंक असम में होता है और अरुणाचल में होता है। तो 1 और 3 इसका होगा। सिक्किम मेघालय में नहीं होता है सुबनसिरी नदी का। तो आंसर विल बी 1 एंड 3, यानी डी विल बी दी आंसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबनसिरी बेसिन जो है स्पैन्स सेक्शंस ऑफ तिब्बत। चाइना वाला पोर्शन जो है तिब्बत का, वहाँ अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन इंडिया, ठीक है ना। एंड बिगिनिंग इन तिब्बत एंड फ्लोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग असम प्लेन एंड ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र। बाद में फिर ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। असम अरुणाचल प्रदेश इंडिया में रहता है, ठीक है। आंसर विल बी डी, जैसा मैंने बताया। दूसरे सवाल पर आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करिएगा। अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है वो आपको बताना है का कौन से स्टेट में है अचानक मार टाइगर रिजर्व। ऑप्शंस आर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। तो आपको बताने कि अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग गूगल करके, यार अगर आता है तो सीधे आंसर दीजिए, नहीं आता है तो गूगल करके बताइएगा अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। अगर आप कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट प्रोड्यूसेस। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जहाँ वार्म ओशन वाटर्स हो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ फाउंड देयर। एंड जो वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको ट्रॉपिकल डिप्रेशंस कहा जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं कहा जाता। स्ट्रॉन्गेस्ट को तो सुपर साइक्लोन्स इनको ये कहा जाता है। जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है वो वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहा जाता है, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्टेटमेंट 2 जो था वो इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ट्रॉपिकल 2 जो स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। और तीसरा जो है ना कि जो स्ट्रेंथ है वो रेनफॉल से गैदर करते हैं, तो नहीं, उसकी विंड स्पीड से गैदर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। तो केवल एक ही स्टेटमेंट ही सही है इस क्वेश्चन में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। फ्रंट पेज की न्यूज़, ट्रम्प स्लैप्स टैरिफ ऑन ड्रग ट्रक्स एंड फर्नीचर। देखो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि आपको रिसेंटली डेवलपमेंट्स पता रहे।
एंड ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस आदेश पे डोनाल्ड ट्रंप के कि किस कंट्रीज़ के ऊपर लागू हुआ है, क्या सबके ऊपर लागू होगा या जो जिन कंट्रीज़ के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी ईयू यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज उनके ऊपर लागू नहीं होगा, एग्जाम्पशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस उसने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि 100% टैरिफ रहेगा ऑन ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स, 25% टैरिफ रहेगा ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स। इसमें मेक्सिको, जापान, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी ये कंट्रीज जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड 30 to 35% टैरिफ रहेगा ऑन हाउस होल्ड फर्नीचर, किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज़ एंड अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। तो ये अब बस आप नॉलेज के लिए याद रखिए, अब आगे इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा खास। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक डिटेन्ड अंडर एनएसए 2 days आफ्टर द वायलेंस इन लेह। तो ये आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि उनकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया इसी के संबंध में। अब सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट कर लिया गया है फॉर कि उन्होंने भाई भड़काया और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है। अब आप सबको पता होगा कि क्यों ये हो रहा था, तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे। पहली चीज़ तो लद्दाख के लिए स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे यहाँ के लोग, और इसका 6th शेड्यूल में एंट्री कर रहे थे, है ना। अभी अभी तो पहली चीज़ तो ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ये आपको पता होगा, तो इसके लिए पहले तो स्टेटहुड मांग रहे थे, दूसरा इसकी 6th शेड्यूल में एंट्री चाहते थे। अब 6th शेड्यूल में एंट्री चाहते हैं तो इसका मतलब 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। तो 6th शेड्यूल जो है, पहली चीज़ तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 का 2 एंड आर्टिकल 275 का ए, ठीक है, ये 2 आर्टिकल आप याद रखिएगा। इसमें पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि ये 2 आर्टिकल जो हैं वो रिलेटेड है टू दिस। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज थ्रू ऑटोनॉमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने कहा है कि भाई आप ऑटोनॉमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा 6th शेड्यूल के अंतर्गत है। और आर्टिकल 244 का 2 एंड आर्टिकल 275 का 1 याद रखेगा। इसके लिए एक कमेटी बनी थी पहले, जिसके रिकमेंडेशन के बाद ये कहा गया, तो ये बोर्दोलोई कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन के बाद ये चीज़ की गई थी, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर बनाया जाए उनके गवर्नेंस के लिए। तो इस कारण से जो शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, वो स्टेट के गवर्नर को पावर देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी, याद रखेगा। 6th शेड्यूल पावर देता है गवर्नर को कि दे कैन स्टेब्लिश ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स इन डेजिग्नेटेड ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल इस्टेब्लिश की जा सकती है। एंड ये चीज़ वर्तमान में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है। 6th शेड्यूल वर्तमान में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड करता है। कौन कौन से? तो असम, लिख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर द 4 स्टेट्स। ये आर्टिकल 244(2) के अंतर्गत है ना। आर्टिकल 244(2) जब आप पढ़ोगे ना तो ये उसके अंदर मेंशन्ड है आपको, ठीक है। ये पावर किसको है? गवर्नर के पास है कि गवर्नर क्रिएट कर सकता है एडीसी एंड एआरसी, ठीक है, एडीसी एंड एआरसी। अब ये क्या काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा बता दूं काम क्या करते हैं। तो जैसे वहाँ का फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे मैरिज है, सोशल कस्टम्स हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें वो करते हैं। फिनेंशियल पावर्स क्या होती है इनके पास? यस, फिनेंशियल पावर भी होती है। ये इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस को, मतलब ये एआरसी और एडीसी जो है रेगुलेट कर सकते हैं ट्रेड को, मिनरल रॉयल्टीज ये कलेक्ट करते हैं, ये सारे पावर्स इनके पास रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 6th शेड्यूल का, इसीलिए 6th शेड्यूल में इंक्लूजन चाहते हैं लद्दाख में। अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑन फायर क्रैकर्स नीडेड। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि हम सीधे ऑल टुगेदर हम बैन नहीं कर सकते फायर क्रैकर्स को, एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। क्यों बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है? क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि भैया सेलिब्रेट करने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि फायर क्रैकर्स पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है ना। तो आप ऑल टुगेदर बैन कर दोगे तो उन लोगों का क्या है जो सिर्फ फायर क्रैकर्स पे काम करते हैं ना। सदर्न स्टेट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल फायर क्रैकर्स बनाने का काम करते हैं, और ऐसे में वो स्टेट्स क्या करेंगे, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि नहीं भाई हम ऑल टुगेदर बैन नहीं कर सकते। हाँ, और एक और चीज़ उन्होंने बोली कि फायर क्रैकर बैन करना आप बोलते हो जो है दिल्ली में बैन कर दो, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे लोग हैं, सारे नेता हैं, जजेस हैं,
तो ये सारी, तो उनका कहना है कि भाई केवल एलीट का हक नहीं है क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है ना, केवल एलीट क्लीन इन्वायरमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, याद रखिएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे इसमें एक एडिशनल फैक्ट जो अब नहीं है इसमें मेंशन, वो है कि फायर क्रैकर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, तो याद रखिएगा शिवकाशी। शिवकाशी, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, शिवकाशी, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, दैट इज़ द आई थिंक, या इसका आप जब आप देखेंगे तो विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट करके है, वहाँ पे आता है तमिलनाडु में। तो शिवकाशी इज़ बेसिकली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज फायर क्रैकर प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड इसी को फायर क्रैकर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। 85% प्रोडक्शन यहीं होता है शिवकाशी में, काफ़ी फेमस है। तो इतने लोग जो हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइवलीहुड और जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, वो भाई उसको तो सबको हक है उसका, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए हक है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड पोटेंशियल टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। तो एक नई फार्मिंग की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ अभी बंसेली गांव राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ किया गया है। लिखा है देखो, फर्स्ट एवर व्हीट क्रॉप ग्रोन ऑन अ डेजर्ट लैंड। ये व्हीट क्रॉप ग्रो किया गया है डेजर्ट लैंड में। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो लिख लीजिए आप लोग, कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसको लिखा है डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्निक। देखो लिखा है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बायो फॉर्मुलेशन बनाते हैं। दे प्रिपेयर एन इंडिजिनस बायो फॉर्मुलेशन, जो कि बेसिकली फिर उसके मतलब आप डेजर्ट की जो लैंड है उसके साथ अगर उसको मिक्स कर दो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, प्लस वो होल्ड कर लेता है अच्छे से उस प्लांट को, ठीक है। तो ये चीज़ अभी राजस्थान में ट्राई की गई है, वीट को ग्रो किया गया है डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा वीट ग्रो भी हुए हैं। अब यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ा सा डेजर्टिफिकेशन के बारे में बता दूँ। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, जिनको ड्राई लैंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ड्रॉट अगर हुआ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की, तो लैंड फिर जो है वो बैरन हो जाता है और इसी को हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक कन्वेंशन भी लाया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन करके है, और ये कन्वेंशन आया था 1994 में। 1996 से ये इफेक्टिव है, याद रखिएगा। 1994 में आ गया था और फोर्स में है 1996 से, याद रखिएगा। बॉटम अप अप्रोच है जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है टू अचीव द टारगेट्स। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो यूएनसीसीडी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये जो है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इट्स अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और ये आप पूरा नोट्स में अगर बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज से इसको वेबसाइट में भी डालना शुरू कर दूं। बट आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करें, तभी मैं सारी चीज़ें कर पाऊंगा, क्योंकि जहां मोटिवेशन रहता है वहीं पे काम होता है। ये तो आप लोग पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जानते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की और सिर्फ आपको ज़रूरत है या किसी को ज़रूरत नहीं है, तो वो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। DRDO wins the Business Lines Change Maker of the Year award for its strategic technology। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, है ना। ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी काउंसिल डिड नॉट डिस्कस द कंपनसेशन ऑफ द स्टेट्स। अब आप सबको पता है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं अभी रिसेंटली 2.0 जो रिफॉर्म्स आए, जिसमें भैया बोला कि केवल 2 टैक्स स्लैब रहेंगे, एक केवल 5% का टैक्स स्लैब रहेगा और एक केवल 18% का टैक्स स्लैब रहेगा। हालांकि एक स्पेशल टैक्स रेट भी है 40% का जो सिन गुड्स में लगेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका ये कहना है कि भाई आपने एक तो जीएसटी लाने के बाद किया क्या। देखो जीएसटी के आने से हुआ क्या था, जीएसटी के आने से बहुत सारी जो पावर थी टैक्सेशन की वो स्टेट से हट करके कहाँ चली गई थी, सेंटर के पास चली गई थी। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है पूरे कंट्री का गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसमें से 60% एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, 60% एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, लेकिन रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट केवल 35% ही करती हैं, ठीक है। और वहीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटल केवल 40% के आसपास खर्चा करता है, लेकिन वो कलेक्ट कितना करता है, वो 60 to 63% कलेक्ट करता है टैक्सेस एंड सक्सेस को, है ना। तो आप देख सकते हैं स्टेट्स का ये कहना है कि भाई एक तो आपने ऑलरेडी टैक्स में फेडरलिज्म रखा नहीं है,
पूरा पावर हमसे ले लिया, टैक्स कलेक्ट करने की पावर हमसे ले ली और एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी, उसके बाद अब आप उसमें भी आपने चेंजेस कर दिए, उसको भी टैक्स स्ट्रक्चर, तो जो टैक्स का लॉस होगा उसका कंपनसेशन आप क्यों नहीं दे रहे हो, है ना? यू शुड गिव दैट कंपनसेशन फॉर दैट। तो वही इस आर्टिकल में है कि कंपनसेशन की कोई बात नहीं की गई है। जीएसटी काउंसिल आप सबको पता है, जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंतर्गत आती है। इसको लीड करते हैं फिनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, फिनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव है इसका फॉर सेटिंग टैक्स रेट्स, मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड गिविंग जीएसटी रिकमेंडेशंस एंड ऑल, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो इशू है वो मैंने आपको बता दिया। अगली न्यूज़ है, देखो यहाँ पे अफ्स्पा के बारे में है। इट इज एक्सटेंडेड टू द पार्ट्स ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर 6 मंथ। पहली चीज़ तो अफ्स्पा के बारे में आपको बता दूं, अफ्स्पा वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में लागू है। कहाँ कहाँ पे? असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा ये रहता है, तो इट्स स्टिल इन फोर्स। जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 के अंतर्गत रहता है। त्रिपुरा मेघालय में पहले था लेकिन हटा दिया गया था, और मिजोरम में था, बहुत पहले हटा दिया गया था, ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेक्शन 3 जो है अफ्स्पा एक्ट का, 1958 का एक्ट है अफ्स्पा, उसका सेक्शन जो आपका 3 है, उसमें ये पावर दी गई है कि भाई गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नोटिफिकेशन से किसी भी स्टेट को, किसी भी पार्ट को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया एक ऐसा एरिया है विच इज इन डेंजरस कंडीशन, जहाँ पे यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस करना नेसेसरी है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा सेक्शन 4 जो है इस अफ्स्पा का, उसमें कहा गया कि एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेस इज गिवन स्पेशल पावर्स अंडर अफ्स्पा, है ना? इसमें इनको स्पेशल पावर दी जाती है। कैसी स्पेशल पावर दी जाती है कि अगर उन्होंने प्रॉपर वार्निंग दे रखी है तो फिर उनको फोर्स यूज़ करने के लिए गोली चलाने का भी अधिकार है ना? 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली को रोक सकते हैं, फायर आर्म्स इनके यूज़ को रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर सस्पिशन प्रॉपर है तो बिना वारंट के वो कहीं पे भी तलाशी भी ले सकते हैं। दीज आर द पावर्स विच आर देयर। अब ये चीज़ यहाँ पे मणिपुर में भी पूरे मणिपुर में है, एक्सेप्ट आई थिंक 13 पुलिस स्टेशन। अफ्स्पा जो है मणिपुर में 1981 से एप्लीकेबल है। और याद रखिएगा, मणिपुर पहले एक यूनियन टेरिटरी थी और इसको 1972 में स्टेटहुड मिला था। मणिपुर पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, बाद में इसको स्टेटहुड 1972 में दिया गया है, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल में जो हुआ उसके बारे में एडिटोरियल राकेश सूद के द्वारा लिखा गया है। जेंजी प्रोटेस्ट जो था इस बार नेपाल का, इसमें केपी शर्मा ओली को हटा दिया गया और इसके अलावा फिर वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, है ना? आई थिंक सुशीला जो है, सुशीला करकी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। दैट वाज द थिंग विच इज़ देयर। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर अनसॉल्व हैं, ऑथर का कहना है। पहला चीज़ की जेंजी किस तरीके से प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना? दिक्कत देखो, केओस क्रिएट करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है केओस क्रिएट करने के बाद उसको स्टेबलाइज या नॉर्मलाइज करने में। तो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ देयर। दूसरा ऑथर ने कहा कि भाई जैसे म्यांमार में 2021 में मिलिट्री ने फुल कंट्रोल सीज कर लिया, अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट हुए थे, अरागलिया प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पे फिर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे को हटा दिया गया, पाकिस्तान में इमरान खान का अरेस्ट हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना को रिज़ाइन करवा दिया गया, हटा दिया गया। तो हमारे इंडिया के बॉर्डर के अगर वह जितनी कंट्रीज़ हैं, हर जगह इस तरीके की गतिविधियां जो है वो हो रही हैं, है ना? अब यहाँ पे नेपाल ने भी इस तरीके की है, तो क्या जो अभी तक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस थी, क्या वो पूरी चली जाएगी, है ना? क्या वो दोबारा मोनार्की इस्टेब्लिश करने के चक्कर में रहेंगे, या क्या किस तरीके से इलेक्शन के बाद क्या सारी पार्टीज उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगी? तो ये ऑथर ने कहा कि जेंजी प्रोटेस्ट हुआ किस लिए था? हुआ था करप्शन के कारण, और जो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, पॉलिटिकल अनरेस्ट इस कारण से क्रिएट हुआ। और अब जा कर के, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे अब नए इलेक्शंस की बात चल रही है, तो अपने को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इलेक्शंस फेयर हों, इलेक्शंस प्रॉपर हों, सारे उसको रिकॉग्नाइज करें, ऐसा ना हो कि ये और ज़्यादा डिसरप्शन बढ़ जाए, ठीक है ना? ऑथर का ये भी कहना है कि भाई ऐसा ना हो कि वहाँ पे रिस्क क्या क्या है। रिस्क ये है
जैसे जो जनजी उनकी प्रपोजल्स हैं, डिमांड है कि डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हो और फेडरलिज्म को हटा करके लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाए। तो उनका ये कहना है कि भाई दिस वुड स्पार्क रेजिस्टेंस फ्रॉम द मधेसी, जनजाति एंड थारू कम्युनिटीज़। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं मधेसी, जनजाति, थारू जो उसका प्रोटेस्ट कर सकती हैं, है ना। और इसके अलावा इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को भी ख़त्म कर सकती हैं। इनफैक्ट इलेक्शंस होने से भी रोका जा सकता है। तो ऐसा ना हो, हमको सबको साथ लेकर के चलना है। और इंडिया का स्टैंस जो है उसके ऊपर ऑथर ने बोला कि इंडिया सपोर्ट ही कर रहा है, क्योंकि सुशीला खरगे को कॉल भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने, बोला कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट को ही दिखाती हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बिन देयर। देखते हैं किस तरीके से टर्न होता है ये पूरा इवेंट। ऑनलाइन गेमिंग चूँकि बंद है, जहाँ पे भी पैसा लगता है, आप सबको पता है कि एक प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में आया था, जिसके अंतर्गत ये चीज़ रोकी गई है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि भैया हमको वो दिया जाए। क्या है, ये लोग ऑलरेडी जुआ खेल रहे हैं, तो हमको हम ऐप में प्रॉपर तरीके से खेल लेंगे तो क्या दिक्कत है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग अस। आप लोग का प्यार और आप लोग का जो चीज़ें हैं वही हमको आगे बढ़ाएंगी। तो कीप दैट इन माइंड एंड ज़रूर सपोर्ट करें, आगे करें। थैंक यू।